नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स। आज है 11 अगस्त, तो दिन की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट बन सकती है सभी के लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं और वन लाइनर डिटेल्ड न्यूज़ के साथ यहाँ पर हम क्लास लेते हैं। तो सेशन का यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। देखिए एकदम हमने जो है वन लाइनर के साथ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने के लिए कौन सी न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए किसके लिए ये भी मैं बता देता हूँ, और साथ ही साथ किस एग्जाम के पर्पज से कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है न्यूज़ को, जो न्यूज़ डिटेल्ड में डिस्कस करने वाली होती है उन्हीं न्यूज़ को मैं केवल डिटेल्ड में न्यूज़ को डिस्कस करता हूं। अदरवाइज किसी न्यूज़ को मैं डिटेल्ड में डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि सभी न्यूज़ को आप टाइम देने से एक एक घंटा दो दो घंटा करंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। करंट आप अगर सही से पढ़ रहे हैं तो आप आधे घंटे 35-40 मिनट में करंट कंप्लीट हो जाएगी। रिवाइज करने के लिए कितना भी टाइम दे सकते हैं, बट डेली न्यूज़ के लिए आधे घंटे 45 मिनट बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन यहाँ पर। और सबसे पहले जो कल के क्वेश्चन हैं हम लोगों के, एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोगों ने इससे पहले क्लास ली हुई थी उसके क्वेश्चंस रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जो उत्सव है हाल ही में किस कहाँ मनाया गया है? तो नुआ खाने कहाँ जाएंगे, हमने बताया था उड़ीसा में। नुआ खाने कहाँ जाएंगे भाई? चावल की एकदम फसल वहां तैयार हो चुकी है, खाने के लिए तैयार हो जाओ, उड़ीसा पहुंचो। ठीक है, तो उड़ीसा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मनाई जाती है, यहाँ पर याद रखिए। दूसरा है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, और मैंने बताया था ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पे ये मनाया जाता है याद रखिएगा। ये मनाया जाता है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को यहाँ पर जरूरी बना दिया है? एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है, कौन सा ऐसा राज्य है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं राज्य की, असम। असम ऐसा राज्य है जहां पर जो है एनआरसी को जरूरी कर दिया गया है आधार बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर असम में काजीरंगा जो एक नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने 2 साल के तक के बच्चों के लिए मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। स्वीडन ने कहा भैया 2 साल तक के बच्चों को बैन कर दो, उनको मोबाइल टीवी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायज अल नहान 9 सितंबर को भी भारत के दौरे पर हुए, काफी एग्रीमेंट भी हुए हैं। तो वो कहाँ के क्राउन प्रिंस है? तो याद रखिएगा कहाँ के हैं, ये आपके अबू धाबी के हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ की राजधानी की अगर बात करेंगे तो ये। ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग सब लोग बताएं अबू धाबी की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय, मैंने बताया था उस दिन, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 सितंबर को। और साथ ही साथ नेशनल साक्षरता दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसकी थीम थी, उन्होंने थीम भी बताई थी, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन किस दिन मनाया, दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 7 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय नील गगन दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, यानी जब दिवस मनाया गया तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण भी मनाया गया है। और 2024 किस राज्य को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये 3 कैटेगरियों में दिए गए थे, मैंने बताया हुआ था कौन कौन से। पहला कैटेगरी था सूरत, यानी जो 10 लाख की, जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, तो वहां पर सूरत सबसे नंबर टॉप पे रहा, फिर जबलपुर, फिर आगरा रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉप पे कौन है? सूरत, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका पुरस्कार। दूसरी कैटेगरी हमारी थी यहाँ पर फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़, ये तीसरी कैटेगरी है जहां पर पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। दूसरी कैटेगरी जहां पर पॉपुलेशन 3 लाख और 10 लाख के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स रोजगार समूह की कार्य बैठक रूस के सोची में आयोजित, अभी रूस के पास इसकी अध्यक्षता है। 2025 ब्राजील के पास जा सकती है। और टोटल मेंबर कितने हैं तो यहाँ पर बता दें, टोटल इस समय मौजूदा मेंबर है 5 मेंबर और शामिल हुए हैं, मैंने बताया था, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, वो यहाँ पर, और एक और जो वो है आपका इथोपिया। 5 कंट्री पहले से, 4 कंट्री ये आगे, एक कंट्री और है। 9 कंट्री से साथ एक कंट्री और अभी हाल ही में जुड़ा हुआ था, तो टोटल 10 कंट्री हो चुके हैं जो इसके जो है सम्मेलन में
याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद की 144वीं आम सभा कहां आयोजित की गई है? एशियाई ओलंपिक परिषद की 144वीं आम सभा यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यहाँ पर ही आपको रणधीर सिंह जो है, यहाँ पर इनके जो ओलंपिक आई जो है ओलंपिक एशियाई ओलंपिक परिषद के जो पहले भारतीय अगर यहाँ पर अध्यक्ष चेयरमैन चुने गए हैं तो वो रणधीर सिंह चुने गए हैं। क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। तो अब आज की न्यूज पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्या कुछ खास रही हैं यहाँ पर 9, 10 और 11 में, तो उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाल ही में टाइम जो मैगजीन आई है, टाइम मैगजीन ने प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किस भारतीय को 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया हुआ है? तो कई भारतीय हैं जिनको यहाँ पर टाइम मैगजीन ने अपनी 100 प्रतिभाशाली यहाँ पर इसमें शामिल किया हुआ है, लोगों में शामिल किया है। ये 100 प्रतिभाशाली भारतीय उसमें कौन कौन है, तो उनको मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पर है अनिल कपूर। अनिल कपूर स्लम डॉग के लिए, इनको याद रखिएगा, स्लम डॉग के लिए इनको मूवी आई थी इनकी, इसके लिए इनको 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, ये आप लोग जानते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। नंदन नीलेकानी जो कि हमारे इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, इनको भी यहाँ पर 100 प्रतिभाशाली टाइम मैगजीन की पुस्तिका में यहाँ पर शामिल किया गया है। किस क्षेत्र में? प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन जरूर उठेगा यहाँ से, एक ऑप्शन में से आपको मिलेगा, हो सकता है तीनों ही मिले, हो सकता है 2 मिले, तो आप वहां पर तीनों आपको ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखे, अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव और नंदन नीलेकानी, याद रखिएगा, ठीक है, टाइम मैगजीन के अनुसार। अगला है यहाँ पर एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था एशियाई ओलंपिक परिषद, तो यहाँ पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, तो यहाँ पर बात कर लेंगे रणधीर सिंह। अब यहाँ पर हम, क्योंकि हम लोग न्यूज कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ना जरूरी होता है, आपका जरूरी नहीं क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ दिया जाए कि रणधीर से। और ये याद रखिएगा रणधीर सिंह जी जो है वो जो हमारी आसियान ओलंपिक काउंसिल या ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, बात एक ही है, तो वहां पर ये पहले भारतीय हैं जो इनको यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भारतीय हैं जिनको इसका अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ पर बात हुई एशियाई ओलंपिक परिषद की, तो कब बना था? 1982 में बना था। और बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ, तो कुवैत में है, ये भी याद रखिएगा, कुवैत में इसका मुख्यालय है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगली कहा है, हाल ही में वित्त सचिव के पद के लिए किसे चुना गया है? वित्त सचिव पद के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर तुहिन के पांडे, ठीक है, ये याद रखिए, एग्जाम में खास करके स्टेट एग्जाम्स में ये पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है कौन है? तो अभी यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन के पांडे, याद रखना। फाइनेंस सेक्रेटरी पूछे तो क्या? तुही, ऐसे याद रखना। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो तुही, तो याद रखना तुहिन के पांडे। इसके अलावा अगर आप बात कर लेते कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, ये भी पूछ लेता है। तो ये 3-4 जो सेक्रेटरी हैं, ये पद काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगर बात करेंगे जो, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी है हमारे यहाँ पर, सचिव बोलते हैं सेक्रेटरी को, तो यहाँ पर है टीबी सोमनाथ। टीबी सोमनाथ जी जो है वो क्या है, इसके टीबी सोमनाथ कैबिनेट सेक्रेटरी है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमिक अफेयर, यहाँ पर सेक्रेटरी की अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है अजय सेठ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये पद है, अजय सेठ, ठीक है, ठीक है। आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं, यहाँ पर हिंदी में अगर बोलेंगे इसको तो आर्थिक मामलों के सचिव, तो आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? यहाँ पर अजय सेठ। अगर इसके अलावा बात करेंगे रिवेन्यू सेक्रेटरी की, तो रिवेन्यू सेक्रेटरी है यहाँ पर संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा रिवेन्यू सेक्रेटरी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, तो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कौन है? एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है हमारे यहाँ पर, ठीक है, गोविल है, ये याद रखिए, मनोज गोविल, याद आ गया, मनोज गोविल जी जो है, अरुण गोविल नहीं है, अरुण गोविल वो तो रामायण में रोल निभाए हैं राम जी का, वो नहीं है। अब मनोज गोविल जी जो है वो यहाँ पर कौन है? व्यय विभाग के सचिव हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, व्यय विभाग के। और यहाँ पर है रिवेन्यू सेक्रेटरी, यानी कि जो हमारा राजस्व विभाग के सचिव है वो संजय मल्होत्रा है, याद कर लीजिएगा। ये इन चारों में से कोई ना कोई एक जरूर एग्जाम को आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% श्योर है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है,
फिर से एक अपॉइंटमेंट आया, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, अभी कई बार लगातार चेंज हो रहे हैं, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए। किसको चुना गया फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में? तो यहाँ पर मिशेल वार्नियर, ठीक है, मिशेल वार्नियर को याद रखना, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। और यहाँ की बात करेंगे राष्ट्रपति जी की, तो राष्ट्रपति यहाँ पर सभी लोग जानते होंगे इमैनुअल मैक्रोन है। मैक्रोन ही मत याद पढ़ना भाई, ठीक है, याद रहे राष्ट्रपति यहाँ पर कहना इमैनुअल, ऐसे याद रखना, माइक्रोनी ज्यादा कहाँ खाएंगे, फ्रांस वाले खाते हैं, ठीक है। तो इमैनुअल माइक्रोन को याद रखिए, कई बार पूछता रहता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग जानते ही होंगे 2024 के जो ओलंपिक हो रहे हैं, पैरालंपिक हो रहे हैं, वो भी फ्रांस के पेरिस में ही हो रहे हैं, मतलब कि हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, भारत की पोजीशन भी हो चुकी है। तो 2024 के फ्रांस पेरिस में हुए हैं ओलंपिक, यहाँ पर याद रखिएगा। अभी जो एफसीआई का एग्जाम मेंस वाला हुआ था पिछली बार, तो उसमें ये पूछा गया था, क्योंकि ये जो ओलंपिक 2024 से पहले की डेट हुई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि ओलंपिक 2024 कहाँ होंगे। पिछले साल ये आया हुआ था, सोच लीजिए, तो ये पेरिस फ्रांस में, इसलिए याद रखिएगा। दूसरा है, हाल ही में किस भारतीय ने खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में हुई है, और इसमें हमारे जो यहाँ पर इस कौन सा मंत्रालय इनके पास, जरा बताओ? एस जयशंकर जी, जो कि विदेश मंत्रालय है इनके पास, ठीक है, याद रखिएगा, विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी ने अभी खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक, अब विदेश मंत्री ऐसे ही याद कर सकते थे, विदेश मंत्रियों में कौन जाएगा, तो विदेश मंत्री तो जाएंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर गल्फ कंट्रीज की अगर बात करेंगे, तो गल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर इस पे कर लेते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो यहाँ पर ये जो बैठक हुई है खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक, ये हुई कहां पर है? ये हुई है आपके सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है, सऊदी अरब के, याद रखिएगा, सऊदी अरब के ये गल्फ कंट्रीज है, रियाद में यहाँ पर ये कंट्री अभी में हुई है, ये याद रखिएगा, सऊदी अरब के रियाद में हुई है। तो अब गल्फ यहाँ पर कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर लेंगे, कब बना था ये? 1900 यहाँ पर 81 में बना था। कब बना था? 1981 में इसका स्थापना हुआ। और फिर अगर बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुख्यालय जो इसका है वो भी रियाद में, सऊदी अरब में रियाद में ही है। और अगर बात कर लेते हैं इसके डायरेक्टर जनरल की, यानी सिक्योरिटी जनरल या डायरेक्टर जनरल, तो हेड कौन है? तो हेड यहाँ पर है इसके, ठीक है, मोहम्मद, इनका नाम है मोहम्मद अल्बी देवी, ठीक है, अल्बू देवी इनका नाम है, अल्बू देवी, थोड़ा अटपटा नाम है यहाँ पर, याद रखिएगा, अल्बू देवी करके इनका नाम है, ठीक है, मोहम्मद अल्बू देवी, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो मोहम्मद अल्बू देवी करके याद सकते हैं, देवी कहाँ है? जीसीसी में है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, जरूरी ये नहीं पूछे, जरूरी ये भी इसका, इससे रिलेटेड ये भी फैक्ट पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये रहा आपका अगला, फिर से डिफेंस न्यूज है। काकाडू, काकाडू सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया गया है? तो काकाडू सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में कहा हुआ है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित हुआ है, याद रखिए, इसका आयोजक कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। बात कर लेते हैं काकाडू सैन्य अभ्यास की। तो काकाडू जो सैन्य अभ्यास, ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कैसा दोस्तों? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, इसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें 30 देशों ने भाग लिया है, याद रखिएगा, 30 देशों ने भाग लिया है। और ये एक नेवी एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है? नेवी एक्सरसाइज है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, नौसेना अभ्यास है, नौसेना यहाँ पर, ठीक है, अभ्यास है, ये चीज याद रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने इसे आयोजित किया है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में कौन सा दिन तय किया गया है? अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आंसर पर एक बार प्रकाश डाल लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में कौन सा दिन तय किया गया है? यहाँ पर 6 जुलाई तय किया गया है। अब 6 जुलाई को ही क्यों किया गया? अभी आप लोग जानते हैं यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो हुई है, तो यहाँ पर इस पर हम लोग क्यों ऐसा हुआ, ऐसा भी पता कर ले, क्योंकि ऐसे आपको न्यूज याद रहेगी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो राष्ट्र महासभा चल रही थी 78, इसमें पहुंचा बांग्लादेश। कौन पहुंचा? बांग्लादेश पहुंचा, रोथाब लगता। अभी आप लोग जानते हैं बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ वहां पर। तो 78 का यहाँ पर मीटिंग चल रही थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की यहाँ पर, और इसमें बांग्लादेश पहुंचा। बांग्लादेश ने कहा, सर ये बताइए, क्या आप जो विश्व ग्रामीण दिवस है इसे मनाएंगे? तो यूएन ने कहा ठीक है, मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कौन सा दिन मनाए? तो बांग्लादेश ने कहा सर 6 जुलाई मनाइए। बांग्लादेश ने कहा 6 जुलाई मनाइए।
तो जब उन्होंने कहा 6 जुलाई में, तो यूएन ने पूछा तुम 6 जुलाई को ही क्यों मनाना चाह रहे हो, क्या ऐसा 6 जुलाई में रखा। तो बांग्लादेश ने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा CIRDAP है, इसका जन्मदिन है 6 जुलाई को। CIRDAP का जन्म है 6 जुलाई को, इसीलिए 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण दिवस आप घोषित कर दीजिए। तो यूएन ने कहा अच्छा भाई क्या है CIRDAP, तो उसने कहा सर सेंटर है ये। किसका है सेंटर? सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड यहां पर रूरल, आर का मतलब रूरल, डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एशिया एंड पैसिफिक, ये इसका जन्मदिन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल, ठीक है, यहां पर याद रख लीजिए रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया पैसिफिक, यहां पर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसका जो है, इसका उदय हुआ था 6 जुलाई, स्थापना थी इसकी 6 जुलाई 1979 को। याद रखिए 1979 में इसका स्थापना हुई, इसीलिए बांग्लादेश ने कहा इसके पीछे यही कारण है, इसलिए आप 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण दिवस घोषित कर दीजिए। तो मोहर लगा दी, कहा जाओ ऐश करो। ठीक है, तब से अब ये इसकी पहल 2025 में पहली बार मनाया जाएगा। तो याद है 6 जुलाई, इसलिए नया घोषित हुआ है दिन, तो याद जरूर करिएगा। ठीक है, आने के पूरे पूरे चांसेस। ठीक है, चलिए अगले यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए यहां पर हाल ही में मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की यहां पर क्या कर दी है, घोषणा की है। वह किस देश से हैं? तो मोइन अली जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, और वो किस देश से हैं? तो वो इंग्लैंड से। याद रखिएगा, वन लाइनर है, याद रख लीजिएगा। कहां से है मोइन? इंग्लैंड से। चलिए हाल ही में यूएस ओपन पुरुषों की श्रेणी में इसे किसने जीता है? तो यूएस ओपन हुआ है, और यूएस ओपन जीता है जेनिक सिनर ने। तो बात कर लेते हैं यूएस ओपन की। तो यूपन, ठीक है, यूएस ओपन अभी हाल ही में मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। और अगर बात करेंगे फीमेल कैटेगरी में, तो यहां पर याद रखिए रियाना सबलेनका, रियाना सबलेनका ने यूएस ओपन जीता है फीमेल कैटेगरी में। और अगर महिलाओं की कैटेगरी में, तो यहां पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर, और यूएस ओपन तो यहां पर जेनिक सिनर। इसके अलावा अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी हो चुका है, अभी जनवरी में हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता था वो भी इन दोनों ने ही जीता था। मेंस की कैटेगरी में जेनिक सिनर, और यहां पर विमेंस के रियाना सबलेन, इन दोनों ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीना। यानी पहला और लास्ट टोटल कितने होते? 4 गए होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से? यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपको पता है यहाँ पर कौन सा होता है? विंबलडन, उसके यहाँ पर एक और होता है विंबलडन, फिर यूएस ओपन आता है। ठीक है, एक और होता है, हमको दिमाग से उतर गया एकदम। यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक और ओपन होता है। ये 4 ओपन होते हैं, और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों ने ही, इन दोनों ने पहला, इसने मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, यूएस ओपन भी जीता इन्होंने। और रियाना सबलेनका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यहाँ पर यूएस ओपन फिर से इन्होंने जीत लिया है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स न्यूज फिर से एक आई है। एशियाई ओलंपिक परिषद ने हाल ही में किस खेल को 2026 से प्रदर्शन खेल के रूप में चुनने जा रहा है? एक 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे वहां पर इसको एक नया खेल प्रदर्शित होने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि नया खेल कौन सा है। तो नया खेल है, यहाँ पर आपका आंसर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले योगासन, योगासन एक नया खेल है। ठीक है, ये 2026 से एंट्री ले रहा है। कब से? 2026 से एंट्री ले रहा है, और 2026 आसियान गेम्स होंगे, उसमें इसको प्रदर्शन खेल के रूप में रखा जाएगा। वहां पर अगर इसका प्रदर्शन अच्छा रहा, खेल अच्छा रहा, तो 2030 से इसको यहां पर आसियाई ओलंपिक परिषद द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा? खेलों की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। और योगासन क्या है? भारतीय परंपरा का एक, हमारे पूर्वजों यानी बहुत कल्चर का ये पुराना खेल है, इसलिए इसको यहाँ पे ट्रायल के रूप में, प्रदर्शन खेल के रूप में रखा जाएगा। 2026 में अच्छा रहा प्रदर्शन, तो 2030 में इसको शामिल किया जाएगा। अब बात हुई है 2030 की, 26 का आसियान गेम्स, यानी भाई आसियान गेम्स होंगे, इसमें इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो 2026 के आसियान गेम्स होंगे कहाँ? 2026 इंपॉर्टेंट है। 2026 के जो आसियान गेम्स होंगे वो एची नगोया,
एची नगोया जापान में होंगे, याद रखिएगा कहां होंगे, जापान में। इसी में से कोई एक खेल जरूर पूछेगा किसी ने एग्जाम में, एक आएगा। एची नगोया जापान में जाएगा। 2030 का कहां होगा, तो ये होगा आपका दोहा कतर में। 2030 के जो आसियान गेम्स होंगे दोहा कतर में होंगे। और 2034 का कहां होगा, तो 2034 का होगा यहां पर याद रखिएगा, ये होंगे रियाद सऊदी अरब में, सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है, सऊदी अरब, यहां पर याद रखिएगा सऊदी अरब के रियाद में होंगे, ठीक है भाई, थोड़ा है। सऊदी अरब के रियाद में होने वाले 2034 आसियान गेम्स। और 2030 के आसियान गेम्स कहां होंगे, यहां पर एशियाई खेल तो यहां पर कतर में होंगे। और 2026 का एशियाई खेल कहां होंगे, एची नगोया जापान। तीनों फैक्ट में से एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस खेल को शामिल किया जा रहा है, योगासन को शामिल किया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में है, पीएम किसान योजना, ठीक है। पीएम यहां पर दरअसल किसान योजना की सरकार ने लॉन्च की है, तो यहां पर लिख दिया सीएम किसान, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले ही योजना लॉन्च हो चुकी है, तो पीएम की जगह पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। सीएम किसान योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च कर दी, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो यहां पर बात कर लेते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नुआखाई का उत्सव चल रहा था एकदम और खुशी से, भाई चावल की फसल आई नहीं एकदम, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे एकदम रेड्डी जी एकदम खुश थे। तो उन्होंने कहा कुछ किसानों के लिए किया जाए, तो उन्होंने कहा क्या करोगे, तो लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, पीएम किसान योजना तो चल ही रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने पीएम किसान यानी पीएम किसान सम्मान निधि तो योजना चल ही रही, हम क्या करते हैं सीएम किसान योजना लॉन्च कर डालते हैं। तो इन्होंने सीएम किसान योजना लॉन्च कर दी। तो यहां पर याद रखिए, इसलिए ये पूछ सकता है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 4,000 रुपए दिए जाएंगे, 4,000, ठीक है, दो कैटेगरी में दो दो करके ये देंगे भाई, 2,000 पहले ले लो 2,000 बाद में, तो 4,000। उसमें क्या होता था, जो पीएम किसान सम्मान निधि होती थी, दोनों में फर्क है, बस थोड़ा सा अंतर है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसको पीएम किसान योजना भी बोलते हैं, सम्मान निधि है, ठीक है, सम्मान निधि योजना, तो दोनों में फर्क है, पीएम किसान बोलते हैं या पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो यहां पर यह योजना लॉन्च हुई थी 24 फरवरी, कब लॉन्च हुई थी, 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को ये योजना लॉन्च हुई। कहां से लॉन्च हुई थी, गोरखपुर से लॉन्च हुई थी, कहां से, गोरखपुर से। किसने लॉन्च किया था, तो मोदी जी ने ही लॉन्च किया, गोरखपुर से लॉन्च हुई थी, और ये अभी लॉन्च हुई है। लेकिन ये अब सीएम की सीएम किसान योजना आई है, इसलिए चांसेस ज्यादा है कि वो पीएम किसान योजना नहीं, पीएम किसान योजना के बारे में ज्यादा पूछेगा। कब लॉन्च हुई थी, 24 फरवरी 2019 को, कहां से, गोरखपुर से। क्योंकि इससे पहले एक स्टेट का एग्जाम हुआ था लेखपाल के, और उसमें उसने पूछ लिया था उज्ज्वला योजना 2.0 कहां से लॉन्च की गई थी, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। और स्टेट की तो आप जानते हैं उड़ीसा ने लॉन्च कर दी है, ठीक है। चलिए अगला यहां पर, तो अगला है पैरालंपिक 2024। तो पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो पैरालंपिक अभी आप लोगों ने कंडक्ट हुए हैं, तो इस पर भी चर्चा एक बार कर लेते हैं हम लोग। जो न्यूज करंट है उसको ही हम लोग डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। 18वां स्थान इसको मिला है, यहाँ पर याद रखिए भारत को कौन सा स्थान मिला है भाई, कई पायदान ऊपर चढ़ गया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस बार हमारे पैरालंपिक जो एथलीट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो भारत को 2024 में 18वां स्थान मिला है। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर पैरालंपिक 2024 हुए कहाँ, पेरिस फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में हुए हैं 2024, ठीक है। पहला फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद करके चलिएगा, ठीक है। टोटल पदक कितने मिले हैं, तो 29 मेडल आए हैं, यहां पर याद रखिएगा कितने मेडल आए हैं, 29 मेडल, ठीक है, जिसमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है, 13 ब्रॉन्ज मेडल है। अब इसमें 3-4 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कौन कौन से, अवनी लेखारा, नाम याद रखिएगा, अवनी, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम अवनीश है, ठीक है, अवनी लेखारा, अवनी लेखारा, इनका नाम याद रखिएगा। इनका क्यों नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये 2 गोल्ड मेडल लेके आई हैं, पहली बार ऐसा है कोई लेडीज है अपनी लेखारा और ये 2 गोल्ड मेडल लेके आई हैं, याद रखिएगा 2 गोल्ड लेके आई हैं। उनका पहला गोल्ड जो रहा था, कैटेगरी पूछ रही है किस क्षेत्र में लेके आई, तो उनका जो पहला गोल्ड रहा था वो रहा था आपका, ये याद रखिएगा 10 मीटर, ठीक है, राइफल, ठीक है, 10 मीटर राइफल कैटेगरी में लेके आई हैं। और दूसरा इनका जो अवार्ड रहा है वो SH1
और शूटिंग में लेके आई हैं। SH1 शूटिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। रिकॉर्ड तोड़ अबनी लेखारा नाम याद रखिएगा 2 गोल्ड। उसके अलावा अगर बात करेंगे कौन सा फैक्ट है यहां पर, मरियप्पन, मरियप्पन थंगावेलु, दंगा नहीं है, ठीक है, थंगावेलु है ये। और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार 3 सालों यानी लगातार 3 जो ओलंपिक हुआ है तीनों में अपना मेडल लेके आई। कौन कौन से? 2016 में भी ओलंपिक में ये लेके आई, 2020 वाले में भी लेके आए और 2024 में भी ये 3 मेडल लगातार लेके आई है। इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा प्लेयर है जिन्हें लगातार 3 ओलंपिक गेम्स में जो ये लेके आए हैं? तो मरियप्पन थंगावेलु। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है 2024 में ऐसी कौन सी भारतीय औरत है जिसने लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो अबनी लेखारा। और तीसरा नाम है यहां पर शीतल देवी का। आप लोगों ने यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर इनका फोटो देखा होगा, मैं बताता हूं कैसे। इनके दोनों ही हाथ नहीं है, दोनों ही हाथ नहीं है, फिर भी आर्चरी यानी निशानेबाजी में इन्होंने जो है हासिल किया मेडल। अब देखिए किस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है फिर भी उसने मेडल हासिल किया, पैर से इन्होंने चलाना सीखा है, ठीक है। तो ये पहली ऐसी कम उम्र की, याद रखिए, भारतीय सबसे कम उम्र की है, सबसे कम उम्र की ये ओलंपिक है, याद रखिएगा एथलीट, सबसे कम उम्र की। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा निम्न में से कौन सी सबसे कम उम्र की यहाँ पर पैरालंपिक मेडल लाने वाली है? तो यहाँ पर शीतल देवी है। शीतल देवी, इनकी उम्र बहुत कम है और दोनों ही हाथ इनके नहीं है। आप लोगों ने ज्यादातर इंस्टा पर, यूट्यूब पर रील्स इनकी देखी होंगी, ठीक है, बहुत इन्होंने अच्छा काम किया। तो यहाँ पर ये फैक्ट इतना याद कर, इससे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर फंस के जाएगा। और भारत की पोजीशन कौन है? तो भारत की पोजीशन यहाँ पर 18वां स्थान यहाँ पर मिला है। और सबसे ज्यादा कौन लेके आया? सबसे ज्यादा चाइना यहाँ पर लेके आया, चीन 200 कुछ ऊपर भाई मेडल से इसके पास आए हैं, 297 के आसपास मेडल इसके पास है, ठीक है, पहला स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहां बनाया जाएगा? ठीक है, तो हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट कहां बनाया जाएगा? तो यहां पर बात कर लेते हैं हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में हैंडलूम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है और ये हैदराबाद का अपना खुद का हैंडलूम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। अब हैंडलूम हथकरघा की बात हुई है, ये कहां से आया? अभी आप लोगों ने 7 अगस्त की बात सुनी होगी। 7 अगस्त को क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, नेशनल हैंडलूम डे, हथकरघा दिवस मनाया गया। जिस दिन ये मनाया गया उसी दिन यहाँ पर हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में प्रौद्योगिकी हथकरघा प्रौद्योगिकी दिवस यहाँ पर ये नींव डाली गई। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है ये भी याद रखिए, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जिसमें कहा गया था हम अपने देश में ही बने कपड़े पहनेंगे, बाकी विदेशियों के कपड़े नहीं पहनेंगे बने हुए। तो इसीलिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अगस्त 1905 को मनाया जाता है। और इसी दिन यहाँ पर हैदराबाद में अपना खुद का, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बनाया जाएगा नेशनल यहाँ पर हैंडलूम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलो, तो कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया? अभी मैं कल ही आपको ISA के बारे में पढ़ा रहा था और ISA से लगातार 3-4 दिनों तक एकदम चर्चा में रहा। इससे क्वेश्चन एक जरूर ISA से पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, इसका नया सदस्य बन गया नेपाल। नेपाल इसका नया सदस्य बन गया है और इसमें कितने देश हो गए आप बात कर लेते हैं ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। यहाँ पर देश हो गए 101। अभी आप लोगों ने, मैं अभी कल ही पे इसको न्यूज पे डाला था कि इसने क्या स्टार्ट किया, इसने डोनर ट्रस्ट बनाया है, ठीक है, डोनर ट्रस्ट बनाया है। और किसके साथ मिलकर के? मीगा के साथ मिलकर के, मीगा के साथ मिलकर के इसने एक ट्रस्ट फंड बनाया है जिससे वो उन देशों की मदद करेगा जहां पर बिजली की सुविधाएं नहीं है। तो ISA बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 100वां सदस्य, अभी तक हम 100वां पढ़ा रहे थे, 100वां सदस्य कौन था? पराग्वे था। और 101वां सदस्य कौन हो गया? नेपाल। तो अब इसके सदस्य कितने हो गए? 101 हो गए। अब बात हुई है ISA के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो यहां पर इसका मुख्यालय जरूर पूछेगा। हेडक्वार्टर इसका पड़ेगा आपका गुरुग्राम, हरियाणा, हरियाणा में इसका पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके हेड कौन है, तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल अजय माथुर जी हैं। याद रखिए माथुर कहां पहुंचे हैं? ISA में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजय माथुर जी कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ठीक है, 15 नवंबर 2015, ठीक है, सॉरी 30 नवंबर है, 30 नवंबर 2015 को, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है कौन सा देश बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम कानून लेके आएगा। अभी आप लोग जान रहे हैं बच्चों में आप लोगों को बताया जा रहा है कि बच्चों को फोन कम दीजिए। अब ऐसे देशों ने जब ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम सुनी तो उनको लगा कि छोटे कितने साल तक के बच्चों को जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं आपको बताया जाता है कि 18 साल तक के बच्चे उसके ऊपर वाले ही मोटरसाइकिल चलाएं या कार चलाएं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर भी एक्टिव के लिए इन्होंने बना दिया, क्योंकि बच्चों की ये लत बनती जा रही है कि वो मोबाइल ही उनको चाहिए, हर 10 मिनट के बाद मम्मी पापा मोबाइल दे दो। ये बहुत ही गलत हो जा रहा है, सामाजिक इससे वो उठते जा रहे हैं, उनका समाज से कोई लेना ही देना नहीं बनता जा रहा। तो इसलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठा लिया कि वो एक कानून लेके आएगा ताकि वो सोशल मीडिया के लिए एक न्यूनतम आयु बना सके। ठीक है, अब उनका कानून कब आएगा कब नहीं, वो फिलहाल ये चर्चा में देश बना हुआ है। सोशल मीडिया को लेकर न्यूनतम कानून लेने वाला है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी है कैनबरा, और अगर बात करेंगे मुद्रा की तो डॉलर यहाँ पे चलता है। कैनबरा डॉलर ऐसे याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर। अगली न्यूज है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगली न्यूज कुछ ही न्यूज बची हुई है। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में एयरटेल फाइनेंस ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च कर दी, बहुत अच्छी स्कीम है, तो इसलिए याद रखिएगा। अब क्या है यहाँ पर इस स्कीम के बारे में भी थोड़ा जानेंगे हल्की सी आपके लिए। तो यहाँ पर एयरटेल ने फाइनेंस ने, आप लोग जानते हैं एयरटेल बैंक चलता है, आप लोग चलाए भी होंगे बहुत से लोग। तो यहाँ पर कौन है, एयरटेल जो है फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया, इसकी कितना परसेंट की दर क्या है, रेट क्या है, तो ये किस दर पर ब्याज देगा, 9.1%, बहुत हाईएस्ट है। एयरटेल एक ऐसी डिपॉजिट स्कीम लेके आया आप सबको। डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट होता है, 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं जिनमें से एक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट होता है। इस अकाउंट पे आपको 9.1% का जो है इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप पैसा दे। अच्छी बात यह है कि ये अकाउंट आप 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, मिनिमम 1,000 आपके पास रुपए हैं। और इससे अच्छी बात यह है कि आप इसका एक ऐप आता है थैंक्स ऐप, एयरटेल थैंक्स ऐप, उस पर जाके लॉग इन करिए, आपको अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं, आप वहां पर अपना फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं और इस स्कीम को खरीद सकते हैं। 9.1% का आपको इससे इंटरेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छी स्कीम है। जिन लोगों के पास छोटी बचत होती है वो इसे खरीद कर डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है यहाँ पर आइए। हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस का किस बैंक इंश्योरेंस के क्षेत्र में किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहाँ पर साझेदारी हुई है। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं किसके साथ हुए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो एयू स्मॉल फाइनेंस ने बैंक के क्षेत्र में, बैंक इंश्योरेंस के क्षेत्र में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। तो याद रखिएगा, अब एयू लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस में इसमें फिनकेयर का मर्जर हुआ है। इसका मर्जर हुआ, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हुआ है। याद रखिएगा, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। 1 अप्रैल 2024 से मर्जर है और यहाँ पर मर्जर चालू है। साथ ही साथ और याद रखिएगा, फिनकेयर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहली तरीके का ये मर्जर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यही स्मॉल फाइनेंस ने अभी आपने और पढ़ा था यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल बैंक लेने का आवेदन किया है। और यूनिवर्सल बैंक सबको नहीं मिलती, बहुत कम करार बैंकें होती हैं जिनको यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी में आवेदन किया है। अब इसको जल्दी आवेदन, इसको मिलेगा लाइसेंस। तो यहाँ पर और अभी फिर से इसने भाई क्या कहा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ साझेदारी कर ली। किस क्षेत्र में, बैंक इंश्योरेंस के क्षेत्र में। बैंक का इंश्योरेंस क्या है, ये जो न्यूज है बैंक के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है, पहला वैश्विक सह सम्मेलन यहाँ पर हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देश का पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कहाँ आयोजित होगी। तो पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित होगी। वन लाइनर है और कुछ नहीं, बस याद रखिएगा, पहला वैश्विक सह सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली वैश्विक सम्मेलन कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, और ये वैश्विक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि 130 साल बाद भारत में आयोजित हो रही है पहली बार, तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा, कई एग्जाम में आने के चांसेस है। पहला वैश्विक सह सम्मेलन नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में एशिया प्रशांत अब समिट आज की कई डेट्स में आई हुई थी, पीआईबी पे मैंने चेक किया, उस पर कई वे दिए, तो समिट को जरूर डिस्कस करिएगा और याद करिएगा। एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ है और ये कहाँ हुआ है, तो यहाँ पर याद रखिएगा नई दिल्ली में ये भी मीटिंग हुई है। और इसमें जो हमारा जो पार्टिसिपेट किया गया है, तो याद रखिएगा एशिया प्रशांत यहाँ पर, और यहाँ पर सेकेंड मीटिंग किसकी, एशिया पैसिफिक मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और ज्यादा इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए
चलिए, नई दिल्ली में पहली हमारी कहाँ हुई, दोनों मीटिंग इंपॉर्टेंट है। पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, और ये भी हमारी कहाँ, एशिया प्रशांत मंत्री स्थिति की सेकंड बैठक, ये भी हमारी नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन यहां पर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पहली वाली इससे पहले वाली इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, सेमिकॉन इंडिया 2024। अब यहां पर इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, कहां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर इनॉग्रेशन किया है, तो ग्रेटर नोएडा में, इसका उत्तर प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा यूपी में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ इसकी एक थीम लॉन्च हुई है, इस थीम का नाम है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर भविष्य के लिए, ठीक है, जो भी है भविष्य के लिए आकार, भविष्य के लिए आकार देना, सेमीकंडक्टर भविष्य के लिए आकार देना, शेपिंग सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर भविष्य के लिए आकार देना, ये इसकी थीम है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे लॉन्च किए हैं। और भारत, आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है और इस क्षेत्र में भारत एक इसका हब बनना चाह रहा था, इसी वजह से इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर की यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगली न्यूज है यहाँ पर, चौथी वैश्विक पुनर्निवेश नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है, वेयर विल बी द फोर्थ ग्लोबल रीइन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई है। तो ये कहाँ हुई है, गुजरात में, और इसमें कुछ न्यूज में जानने के लिए नहीं है, बस इतना याद रखिए, वैश्विक पुनर्निवेश नवीकरणीय ऊर्जा अभी चर्चा में रहेगी, तो ये गुजरात में आयोजित हुई, बाकी इस न्यूज में कुछ नहीं। अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति चुन के आ चुके हैं, यहाँ पर अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति यहाँ पर कौन आ चुके हैं, तो इनका नाम है अब्देल मददी, अब इनका नाम भी भाई बहुत अजीब है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर अब्देल मदजीद तब्बेनो, ठीक है, तब्बेने याद रखिएगा, इनका नाम ऐसे बहुत अजीब है, तो इतना इतना करके याद रख सकते हैं आप लोग, अब्देल मदजीद तब्बेने इनका नाम है और ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात हुई अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया की जो राजधानी है उसका नाम है अल्जीरियर्स, अल्जीरियर्स यहाँ की राजधानी है। और बात करेंगे यहाँ का मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा है दिनार, दिनार यहाँ की मुद्रा है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि अल्जीरिया के क्वेश्चन में एक एसएससी हो चाहे बैंक हो, एक राजधानी एक मुद्रा जरूर पूछी जाती है और जो करंट में रहता है वही एक उठा के देता है वो। तो अल्जीरिया की अल्जीरियस दिनार यहाँ पर, और राष्ट्रपति कौन है, अब्देल मदजीद तब्बेने, ठीक है, तब्बोने, जो भी आपको पढ़ना पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किस को कार्यालय भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष चुना गया है, तो कार्यालय भाषा पर यहाँ पर संसदीय समिति के अध्यक्ष चुना गया है चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिस लैंग्वेज, यहाँ पर कौन चुने गए हैं, तो यहाँ पर अमित शाह जी को, जो पार्लियामेंट्री कमिटी है ऑन ऑफिस लैंग्वेज पर, इनको चुना गया है चेयरमैन इसके। अब इसका बात, इसको क्यों चुना गया है, आप लोग जानते हैं देश में हिंदी भाषा को बढ़ोतरी दी जा रही है, तो इन्होंने कहा कि 2047 तक, क्या कह दिया, 2047 तक जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो भारतीय भाषाओं में चलेंगी, यानी वहां पर इंग्लिश का कोई नहीं रहेगा, ठीक है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर सबके सब भारतीय भाषाओं में वहां पर काम होगा, ठीक है, तो ये याद रखें 2047 तक। बाकी उस न्यूज में जानने के लिए कुछ नहीं है। अगली, तो ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जिन पर मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमको और ज्यादा फेमस हो सके, ठीक है भाई, हमारा भी बेनिफिट है कुछ, ताकि हम आपके लिए कुछ और कर पाए, कुछ और कंटेंट बेहतर ला सके।